लास्ट ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा दोनों के लिए मैंने एक बार आपको बताया था, कैपिटल में एक बार प्लस करेंगे और कैपिटल में एक बार माइनस करेंगे, दोनों के लिए एक बार प्लस एक बार माइनस, नेट इफेक्ट इज 0। और मतलब इंटरेस्ट अगर जैसे बैंक देता है तो वो इनकम हो जाएगी, वो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस होगा, ठीक है ना। ओनर के साथ एक्चुअली कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं होती बेटा। अगर हमने मालिक को पैसे देने हैं ना, तो मालिक को कैश में नहीं देते हम, उसके कैपिटल में प्लस कर देते हैं। और अगर मालिक से लेने हैं तो मालिक से कैश नहीं लेते हम, उसके कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ओनर के साथ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती जनरली, बट बाहर का बैंक तो बाहर का हो गया ना, उसके साथ कैश ट्रांजैक्शन चलेंगे। जब भी आएगा एक बार माइनस, यस यस ऑलवेज। जो ओनर से रिलेटेड, ओनर से रिलेटेड मेन दो ही चीजें हैं जो एक बार प्लस एक बार माइनस होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ, ठीक है। जो मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस होंगी, ये दो ही चीजें हैं। एक बार इसके ना स्टार्टिंग के 3 बता दो। बेटा एक क्वेश्चन है इसके अंदर, आप लोग भी देख सुन लो। मन्नू स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। ओनर ने बेटा 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये तो आपको पता ही है, अगर ओनर 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश में आएगा और कैपिटल में आएगा। क्लियर है ना। ये तो आगे कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर ₹4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया बिजनेस के नाम पे। जो बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन किया है ना, उसमें पैसा उसने सेविंग अकाउंट से डाला, जो मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था। अगर आपने चेक इश्यू किया है सेविंग अकाउंट से बेटा, तो क्या मानेंगे इसको, ओनर ने पैसा लगाया है, राइट। अगर ओनर बेटा बिजनेस को कैश देगा, ओनर अगर बिजनेस को कैश देगा तो कैश और कैपिटल दोनों में आएगा। कैश में क्यों आएगा, क्योंकि ओनर ने पैसे दिए हैं। कैपिटल में क्यों आएगा, क्योंकि ओनर ने दिया है। अगर ओनर अपने सेविंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट बेटा ओनर का होता है, करंट अकाउंट बिजनेस का होता है, अगर सेविंग अकाउंट से चेक आ रहा है तो ये भी तो हम क्या मानेंगे, ओनर ने पैसा दिया तो कैपिटल में आएगा बेटा, और बैंक अकाउंट खुल जाएगा, यानी कैश के बराबर में बैंक में पैसा डाल दो। समझ आया आप लोगों को, पक्का। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर सेविंग अकाउंट से चेक इश्यू हुआ है तो आप समझ लेना ये मालिक ने पैसे दिए। क्लियर, क्योंकि सेविंग अकाउंट बिजनेस का जनरली नहीं होता, सेविंग अकाउंट किसका होता है, ओनर का होता है बेटा। अगर सेविंग अकाउंट से पेमेंट की गई है, इट मींस ओनर ने पेमेंट की है उसकी। हमने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोला, बट बैंक में जो 4 लाख रुपए आए वो ओनर के बैंक अकाउंट से आए, तो हम क्या मान लेंगे बेटे उसको, एक तरह से ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया। क्लियर है। चलो थोड़ा और डिस्कस करके, तुम्हारा ना कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में 1% भी। जहां तुम्हें ये लगता है बेटा आधा % भी डाउट है तो मेरे को बता दिया करो। यहां देखो ध्यान से, ओनर बिजनेस के अंदर कैसे कैसे पैसा लगा सकता है। मैं 2-3 केस लेके आपको बताता हूं। ओनर अपने बिजनेस को बेटा कैश दे सकता है, इन्वेस्ट इनटू हिज बिजनेस। ओनर अपने बिजनेस में बेटा 1 लाख रुपए, सपोज करो एग्जांपल ले लेता हूं 1 लाख का, तो मैं 1 लाख रुपए ओनर ने अपने बिजनेस में क्या दे दिया, कैश दे दिया। ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल करे हैं बेटा। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होता है बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर मालिक बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाता है तो बेटा कैश में 1 लाख रुपए प्लस होंगे और कैपिटल में 1 लाख रुपए प्लस होंगे, दोनों में 1-1 लाख रुपए प्लस होंगे बेटे। क्लियर है। कैश में प्लस क्यों होंगे, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आया है, कैश आया है। कैपिटल में प्लस क्यों होंगे, क्योंकि बेटा ये पैसा किससे उधार लिया हमने, एक तरह से ओनर से। और बिजनेस के अंदर ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। कैपिटल एक ऐसा अकाउंट जो मालिक को रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो मालिक के अकाउंट में तो प्लस करना पड़ेगा ना अगर हमने मालिक से पैसा लिया है तो। ये क्लियर है बेटा। अब दूसरा तरीका, ओनर अपने बिजनेस को बेटा इन काइंड पैसा दे सकता है, इन काइंड। अब आपको कि सर इन काइंड मतलब, इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश। मैं कहता हूं ओनर ने बिजनेस को फर्नीचर दे दिया बेटा। क्या दे दिया, 1 लाख रुपए का फर्नीचर दे दिया, ठीक है।
तो ये भी तो बेटा वैल्यू है, वर्थ है इसकी भी। तो ये पैसा बिजनेस को मिला है, बिजनेस को मिला है फर्नीचर की फॉर्म में। तो बिजनेस के पास बताओ, अगर मालिक बिजनेस को फर्नीचर देगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा बेटा? फर्नीचर आएगा या कैश आएगा? कैश थोड़ी आएगा, क्या आएगा? तो एक तो फर्नीचर में प्लस होगा बेटा, ठीक है, और दूसरा कहां जाएगा? कैपिटल। कैपिटल में क्यों जाएगा अब इस केस में? कैपिटल में प्लस क्यों होगा बताओ? कैपिटल में प्लस क्यों होगा? आप कहो सर कैपिटल में प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये पैसा किसने दिया? ओनर। ओनर बेटा अगर पैसे देगा तब भी मैं कैपिटल में प्लस करूंगा बेटे। ओनर अगर कैश के अलावा कुछ और देगा तब भी मैं कैपिटल में प्लस करूंगा। कैपिटल में मैं प्लस जरूर करूंगा अगर मालिक दे रहा है तो बेटा पैसा, ठीक है। हाँ, ओनर चाहे बिजनेस को कैश दे, ओनर चाहे बिजनेस को बेटा कैश के अलावा कोई भी चीज दे, कैपिटल में प्लस जरूर होगा क्योंकि वो पैसा हमने किससे लिया है? ओनर से लिया है। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन में प्लस करोगे नहीं करोगे? लोन में प्लस करोगे क्योंकि बैंक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लोन या बैंक लोन। तो मालिक को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? कैपिटल। अगर हम मालिक से उधार ले रहे हैं तो कैपिटल में तो आएगा ही आएगा। अब उधार बेटा आप चाहे पैसे लो और चाहे पैसे के अलावा कोई और चीज लो। क्लियर हुआ? अब तीसरी फॉर्म, मालिक बिजनेस को बेटा अपने बैंक अकाउंट से भी पैसा दे सकता है जिसका नाम है सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। क्या करा मालिक ने? मालिक ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट एक तरह से सेविंग अकाउंट होता है उसका, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से एक चेक इश्यू किया फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए मालिक ने पैसा दिया। अब बेटा जब भी जनरली क्या होता है, आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करने जाओगे ना तो बैंक आपसे कैश नहीं लेगा, बैंक कहेगा मैडम चेक लाओ। आप कहोगे सर मैं चेक कहां से लाऊं, मेरे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार अकाउंट ओपन कर रही हूं, तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा? तो बैंक कहेगा एक काम करो आप अपने फादर से या मदर से दिलवा दो, बट चाहिए उनको क्या? चेक की, कैश नहीं लेता बैंक, ठीक है बेटा। तो मालिक ने क्या किया? बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करना था तो मालिक ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का चेक दे दिया। किसके लिए? बिजनेस का अकाउंट ओपन करने के लिए। तो बेटा जो 1 लाख रुपए का चेक दिया होगा मालिक ने बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बताओ बिजनेस के अकाउंट में पैसे आए होंगे वो 1 लाख या मालिक के अकाउंट में आए होंगे? अगर अकाउंट बिजनेस का ओपन हुआ है बेटा तो पैसे कहां आए होंगे? बिजनेस के। तो बिजनेस की एक एसेट इंक्रीज होगी बैंक के रूप में, और अगेन ये पैसा किससे मिला है बिजनेस को? ओनर से। तो कैपिटल में तो प्लस होगा। तो बेटा तीनों केसों में कैश देगा तो कैश और कैपिटल में प्लस होगा, कैश के अलावा कुछ और देगा बिजनेस को मालिक, लाइक फर्नीचर देगा तो फर्नीचर और कैपिटल में प्लस होगा, स्टॉक देगा तो स्टॉक और कैपिटल में प्लस होगा, कंप्यूटर देगा तो कंप्यूटर और कैपिटल में प्लस होगा। और अगर बेटा वो अपने बैंक अकाउंट से चेक काट के देगा तब भी बैंक में प्लस होगा क्योंकि बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और कैपिटल तो आएगा ही आएगा। यानी तीनों केसेस में कैपिटल तो आएगा ही आएगा बेटा, क्योंकि ये तीनों केसेस के अंदर एक ही चीज है कि मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब वो पैसा चाहे कैश है, चाहे बैंक है, चाहे फर्नीचर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार दोबारा रिपीट कर दो बेटा। इश्यू ए लोन, कौन इश्यू कर रहा है? बैंक। हाँ हाँ, वो कह रहे सर अगर हम मतलब बिजनेस बेटा, हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, आप बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस बैंक से लोन ले रहा है बेटे, तो बिजनेस के बैंक में पैसा आएगा, एसेट क्रिएट हो गई, लोन कैश में नहीं देगा बैंक, बैंक में ही आएगा, तो एसेट में बैंक प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी में बैंक लोन आ जाएगा। मजबूरी है, नहीं है तो खोलो, क्योंकि बैंक कभी भी कैश नहीं देता। अगर यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं देता क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं कहता और कहता ओपन ए बैंक अकाउंट,
ठीक है ना। जनरली बेटा बैंक अकाउंट ओपन कैश में नहीं होता, बट अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा कि सेविंग अकाउंट से इशू हुआ तो मैं उसको कैश जमा करवाने के मैं मान लूंगा कैश से माइनस बैंक में प्लस। फिर मैं ये मान लूंगा कि बैंक ने सॉरी बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन करते हुए तो कैश जमा करा दिया, तो कैश से माइनस करूंगा और बैंक में प्लस करूंगा। अगर क्वेश्चन ना दे, लेकिन बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये स्पेशली मेंशन करेगा क्वेश्चन में से कि जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है उसका पैसा कहां से आया, क्योंकि जनरली बैंक कैश में तो खोलते नहीं है बैंक अकाउंट, उनको तो चेक चाहिए। अब बेटा बिजनेस का पहली बार अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो क्या बिजनेस चेक दे सकता है? बिजनेस के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, कहां से चेक देगा? तो बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए चेक कौन देगा? फिर मालिक देगा। हाँ क्या बोलेगा नहीं कि सेविंग अकाउंट आप कहते हो कि कैश से माइनस होगा? बोलेगा, हमेशा बोलेगा। हाँ हाँ आप तो कह रहे हो ना बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा हाँ तो फिर तो आपने कहा था इसको ऐसे ही फिर तो मैं कैश से माइनस करके बैंक खोलूंगा और मेरे पास क्या चाह रहा है फिर? अगर मान के चलो ऐसा अगर आता हाँ। तो फिर तो माइनस में चले जाओ। कैसे? क्या माइनस में? कैश एक कैश था तो 4 लाख का तो हमने अच्छा हाँ, वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो गया ऐसा तो आप एज्यूम कर लेना बेटा कि ये बैंक सॉरी जो चेक इशू हुआ है ये मालिक ने इशू किया हुआ, यानी जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है 4 लाख से ये मालिक ने ओपन करवाया हुआ, ये मालिक के अकाउंट से आया होगा 4 लाख रुपए। ना भी लिखे तब भी एज्यूम कर लेना, माइनस में नहीं हो सकता कैश कभी भी। कैश अकाउंट कभी भी बेटा माइनस में नहीं जा सकता। बैंक माइनस में जा सकता है, कैश अकाउंट नहीं जा सकता। तुम्हारी पॉकेट माइनस में जा सकती है क्या? नहीं माइनस में नहीं हो सकते, या तो जीरो होंगे या जीरो से ऊपर होंगे। क्या मैं कह सकता हूं 2 रुपए आपके माइनस है, आपकी पॉकेट माइनस में थोड़ी जाएगी पॉकेट बेटा, पॉकेट जीरो या जीरो से ऊपर होगी। बैंक अकाउंट माइनस में जा सकता। क्लियर? समझ आया आप सबको बेटा? ये केस समझ में आया? इसमें पक्का कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ ले। आप कहां रह गए थे कल, मतलब प्रीवियस क्लास में? है नहीं बेटे ऐसे मत करो। देखो होता क्या है, आप सब बैठे हो, अगर आप एक क्लास में मिस करते हो ना तो उसका इफेक्ट आपकी उस चैप्टर की ग्रिप पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। आप कभी भी नोटिस करना, आप अगर कभी छुट्टी ले लेते हो ना बेटा इमरजेंसी में, तो जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देता हूं वो देख लिया करो प्लीज, ब्रेक मत लिया करो। ब्रेक लेने से ना आपको नुकसान होगा, और जब मैं टेस्ट लूंगा, लाइक कल टेस्ट हो रहा है, तो आपको ना प्रॉब्लम आएगी टेस्ट देते वक्त, या 2 महीने के बाद जब आप अपने आप को रिव्यू करोगे तो आपको लगेगा यार सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कहीं ना कहीं कमी रह गई। लेकिन वो कमी क्या रहेगी बेटा कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। तो बेटा बीमार तो मैं भी पड़ सकता हूं, तुम भी पड़ सकते हो, इमरजेंसी काम मुझे भी आ सकता है, आप लोगों को भी आ सकता है। छुट्टी ले लो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छुट्टी लेनी पड़ गई तो ये जो रिकॉर्डेड मैं लेक्चर भेजता हूं ना उसको प्रॉपर देख लिया करो, ताकि आप लोगों का नुकसान, और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर समझ ना आए तो फिर आप मेरे से नेक्स्ट डे उस टॉपिक को पर्सनली समझ लिया करो। किसी भी कीमत में तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। आ जाओ बेटा नेक्स्ट, आगे फिर पूरी क्लास चली जाएगी। नहीं बेटा नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा बेटे, मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन सारी क्लास इसमें चली जाएगी, वरना फिर आ जाओ। जाते जाते पूछ लेना, तुम अपना नोट करके रखो, तुम्हें मना थोड़ी है कुछ। कौन से बेटे क्वेश्चंस कितने कर लिए थे एक बार बताओगे? 31 पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 47 है, 48 नहीं, 47 है बेटा। स्टार्ट नीचे हो रहा है, 47 के सबसे नीचे स्टार्ट हो रहा है ना। सुमित, पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 31। सुमित owns a company and purchase goods on credit from his personal funds। सुमित के पास बेटा एक कंपनी है, उसने पर्सनल फंड यानी अपना खुद का पैसा लगा के गुड्स खरीदे, एंड यूज द सेम फॉर बिजनेस पर्पस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स? इसका मतलब तो बेटा ये हो गया ना कि मालिक ने गुड्स खरीदे और वो बिजनेस को दे दिए, तो ये वाला केस आ तो गया। अगर ओनर बिजनेस को अदर देन कुछ भी देगा, मान लो गुड्स देगा, तो बिजनेस के पास क्या आएगा बेटा? स्टॉक। अगर बिजनेस के पास गुड्स आते हैं तो गुड्स को हम बिजनेस के एसेट में क्या कहते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक प्लस हो जाएगा, कैपिटल प्लस हो जाएगी बेटा। अदर देन कैश हो गया ना, मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया अदर देन कैश। क्लियर? तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 31 में?
इंक्रीज स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज होगा। हाँ बेटे, इसमें क्वेश्चन ने बोला था कि ओनर ने अपने पैसों से, पर्सनल फंड से गुड्स खरीदे। गुड्स मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, और वो गुड्स बिजनेस को दे दिए बेटा। तो मालिक अगर बिजनेस को गुड्स दे रहा है तो इन काइंड वाला ऑप्शन आ गया ना। इन काइंड का मतलब पैसों के अलावा बिजनेस कुछ भी मालिक से लेगा। तो बिजनेस के पास बेटा एक एसेट इंक्रीज होगी, उस एसेट का नाम होगा स्टॉक, क्योंकि गुड्स आ गए तो स्टॉक बढ़ गया। ये स्टॉक किससे आया? मालिक से, इसलिए कैपिटल प्लस होगी बेटा। सॉरी, जो मर्जी लिए हो बेटा, मालिक ने गुड्स चाहे फ्री में लिए हो, मालिक ने चाहे गुड्स उधार पे लिए हो, चाहे पैसे दे के लिए हो, हमें तो मालिक से गुड्स मिल रहे हैं ना बेटा, हमें तो मालिक से गुड्स मिल रहे हैं ना। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ऑन क्रेडिट, चाहे ऑन क्रेडिट खरीदे, चाहे जो मर्जी खरीदे, हमारी तो लायबिलिटी नहीं है ना। बिजनेस की लायबिलिटी कब होगी? जब बिजनेस खरीदेगा। ये गुड्स बिजनेस ने खरीदे हैं बेटा या मालिक ने खरीदे हैं? तो वो मालिक की लायबिलिटी है बेटा, चाहे उधार में खरीदे चाहे पैसे देके खरीदे, हमें मतलब नहीं है। हमें गुड्स किससे मिले हैं? ओनर से। तो हम तो ओनर के अकाउंट में प्लस करेंगे ना, वो चाहे राम से खरीदे चाहे श्याम से खरीदे। क्लियर? पक्का? गुड। क्वेश्चन नंबर 32 बेटे देखो, ये है एक एक नंबर के क्वेश्चंस, लेकिन हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस करने आ गए तो समझ लो आप इस चैप्टर में अपनी मास्टरी हासिल कर लोगे। 32 पढ़ो। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स होता है बेटा, एक होते हैं बेटा डेटर्स और एक होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिनसे आपको पैसा लेना है। किस कारण पैसा लेना है? डेटर से पैसा क्यों लेना है आपको? आपने किसी को उधार पे गुड्स बेचे होंगे बेटा, इसलिए आपने उनसे पैसा लेना है। उधार पे गुड्स बेचे होंगे, है ना। तो अगर आपने किसी को बेटा उधार पे गुड्स बेचे हैं, है ना, तो डेटर्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? डेटर्स। लेकिन बेटा इसको मैं लिखूंगा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स बेचे हैं उधार पे तो डेटर कहलाएंगे सामने वाले लोग, आपकी एसेट है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट सेल करी है, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स लगा लो, एसेट्स लगा लो या कुछ और लगा लो, आपने कुछ और बेच दिया किसी को, गुड्स नहीं बेचे, कुछ और बेच दिया तो बेटा अकाउंट्स रिसीवेबल्स होंगे ना, ठीक है ना। या इसमें बीआर भी आ सकता है। अब आप कहोगे बीआर क्या है सर, बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल्स एक लाइन में आपको समझा देता हूं। आप मार्केट में काम करते हो, आपकी मार्केट में सारी उधार चलती है। तुमने क्या किया, एक मार्केट में नया प्लेयर आया था, एक नया बिजनेस आया था, आपने उसको उधार पे माल बेचना था, तुमने मना कर दिया, कह रहे भाई तुम्हें मैं उधार पे माल नहीं दूंगा, तुम तो नए हो मार्केट में। अगर मैंने तुम्हें माल दिया और तुम लेके भाग गए तो भाई कोई पुराना बंदा है तो उधार पे दिया जा सकता है, क्योंकि हम उसको जानते हैं। तुम तो नए हो, तुम्हें तो हम जानते ही नहीं, हमारा माल लेके भाग गए तो पैसे नहीं दिए तो क्या करेंगे? तो उस बंदे ने बोला आप चिंता मत करो, आप हमें उधार पे माल बेच दो, ठीक है, और हम आपको रिटर्न में लिख के देंगे, रिटर्न में लिख के देंगे कि हमने आपसे इतने रुपए का माल खरीदा है और हम इसकी 2 महीने के बाद पेमेंट आपकी कर देंगे। रिटर्न में लिख के देंगे, स्टैंप लगा के देंगे। दैट पेपर इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल्स, बीआर। और बीआर एक लीगल डॉक्यूमेंट है बेटा। कल को अगर वो 2 महीने में पैसे ना दे, आप कोर्ट चले जा सकते हो। तो थोड़ी तसल्ली मिलेगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो फिर वो बंदा आपका डेटर नहीं कहलाएगा, वो बंदा आपका क्या कहलाएगा फिर? बीआर, बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब बीआर। बिल रिसीवेबल से पैसा मिला है, विल। क्या फर्क पड़ेगा बेटा? अगर डेटर से पैसा मिलना हो आपको, क्या फर्क पड़ता है? अगर डेटर से पैसा आना हो आपका, क्या कहां इफेक्ट आता है बेटे? अगर डेटर से पैसा आना हो तो कैश में प्लस होगा क्योंकि पैसा आएगा, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा?
डेटर से माइनस होगा। यही होता है ना बेटा, एक एसेट इंक्रीज होगी और एक एसेट डिक्रीज होगी, एक एसेट बढ़ेगी एक एसेट कम होगी, यही फर्क होगा ना। देखो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बेटा? ए, इंक्रीज एसेट और डिक्रीज एसेट। जहां लिखा ना इंक्रीज एसेट, इसमें तो लिख दो कैश, कैश बढ़ जाएगा ना बेटा। और जहां लिखा है डिक्रीज एसेट्स, वहां लिख दो अकाउंट्स रिसीवेबल्स, या डेटर लिख दो, डेटर आसानी से समझ में आएगा तुम्हें। एक एसेट कम हो जाएगी डेटर्स, एक एसेट बढ़ जाएगी कैश, हो जाएगा। एनी डाउट? गुड। 33 बेटा पढ़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो। इफ द टोटल लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस डिक्रीज बाय ₹5,000, अगर आपकी टोटल लायबिलिटी 5,000 रुपए से कम होती है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स? टोटल एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एज्यूमिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो ना आप लोग प्लीज। यहां देखो क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी, दोनों लायबिलिटी को क्या बोल सकते हैं हम? टोटल लायबिलिटी। अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है अगर बिजनेस की टोटल लायबिलिटी 5,000 रुपए से कम होती है, ठीक है, और अब ब्रैकेट पढ़ो, एज्यूमिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, यानी ये तो सेम रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेटा अगर दोनों लायबिलिटी कम हो रही हैं मिला के और ये सेम है, तो किस पे इफेक्ट आ रहा है इसका मतलब? एल, लायबिलिटी में फर्क आ रहा है बेटा। तो कितनी लायबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब? 5,000 रुपए लायबिलिटी कम हो रही है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5,000 रुपए से अगर टोटल लायबिलिटी कम हो, तो टोटल तो बेटा ये दोनों लायबिलिटी होती हैं, और आगे फिर ब्रैकेट में कह रहा है कैपिटल शुड बी रिमेन सेम, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों लायबिलिटी मिला के कम होंगी, इसका मतलब लायबिलिटी कम होगी ना। तो बेटा लायबिलिटी कम क्यों होती है बताना, इस क्वेश्चन को छोड़ो, क्यों होती है लायबिलिटी कम? अगर आप लायबिलिटी का पैसा दे दोगे तो लायबिलिटी तो कम होगी ना। क्रेडिटर का पैसा दे दोगे तो क्रेडिटर कम नहीं होंगे ना। तो बेटा ये लायबिलिटी कम इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने क्रेडिटर का पैसा दे दिया होगा। तो एसेट में बताना क्या होगा? कम होगी। और एसेट में कौन सी एसेट कम होगी? कैश। देखो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, पक्का? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल एसेट? टोटल एसेट विल डिक्रीज, टोटल एसेट कम हो जाएंगे बेटे 5,000 रुपए से। तो आंसर विल बी सी। समझ आया? किसी को डाउट? नेक्स्ट 34, रोहित इज सोल प्रोप्राइटर हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस। वाह, बहुत सारी एसेट है बेटा। रोहित के पास प्रेमाइसिस है, प्रेमाइसिस मतलब बेटा बिल्डिंग, क्या कहते हैं प्रेमाइसिस मतलब? बिल्डिंग। बिल्डिंग है, कैश है, इन्वेंट्री है। कितनी होगी टोटल एसेट बताओगे एक बार टोटल करके? 3 एसेट है बेटा, तीनों का टोटल बता दो। $55 + 6 61 73 74 बेटा एसेट है 74 और लायबिलिटी है 14,000 और क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल कितनी होगी? बेटा लायबिलिटी को उधर ले जाओ ना, इधर सी को छोड़ दो, लायबिलिटी को उधर ले जाओ। लायबिलिटी इधर प्लस में है, उधर माइनस हो जाएगी। 74 - 14 यानी आंसर इज 60,000। क्या आएगा आंसर? डी 60,000। क्लियर? 35 पढ़ो। एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं ये भी सुन लो बेटा। आपको डेटर्स पता है क्या होते हैं? अगर आपने मार्केट में उधार पे माल बेचा तो डेटर्स का जन्म होता है। मान लो आपने बेटा 1 लाख रुपए उधार पे माल बेच दिया मार्केट में, तो आपके डेटर्स 1 लाख के क्रिएट हो गए। तो गवर्नमेंट कहती है आपको, अगर आपको लगता है कि डेटर का पैसा पूरा आपके पास नहीं आ पाएगा, आपने उधार पे माल तो बेच दिया, बट अगर आपको लगता है ये उधार पे माल बेचा गया पूरा पैसा रिकवरेबल
नहीं है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल बना दिया गया, प्रूडेंस प्रिंसिपल, और उसमें ये लिख दिया गया कि अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ पैसा डूब सकता है, आपका डूबा नहीं है अभी, डाउट है आपको कि डूब सकता है, मार्केट से पूरा पैसा रिकवरेबल नहीं है, 10% हो सकता है पैसा डूब जाए, तो 1 लाख का 10%, 10,000 का बेटा प्रोविजन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल का मतलब जिसपे डाउटफुल है, डाउट है, ठीक है ना, तो उसको आप अपना बिजनेस का लॉस मान लो। ये हमें कौन अलाउ करता है? ये हमें बेटा गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर डेटर में आपको लगता है कुछ पैसा अनरिकवरेबल है, रिकवर नहीं हो सकता, तो आप उसको बेटा प्रोविजन के रूप में अपना खर्चा डाल सकते हो। एक तरह से ये भी बिजनेस का क्या हो गया? एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिजनेस का क्या हो गया बेटे? एक्सपेंस। तो डेटर से माइनस होगा, भाई आपको डेटर पे डाउट है तो डेटर से तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तो डेटर से माइनस करके दिखा दो एसेट में, और कैपिटल से माइनस, क्योंकि बिजनेस का क्या माना जाएगा? लॉस। अगर आप कहते हैं बेटा कि डेटर से पैसा रिकवरेबल नहीं है, डाउट है हमें, तो बिजनेस का लॉस है एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो कौन सा आंसर होगा बताओ? एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर आपके बढ़ते हैं विल डिक्रीज द एसेट, नहीं है। अब इसमें एसेट तो डिक्रीज नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, हम इंक्रीज लायबिलिटी कर देंगे फिर। अगर अब आपको किसी ने इंक्रीज लायबिलिटी कैसे कर दोगे वो भी सुन लो, ये लो। इसके दो तरीके हैं, अभी बेटा पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये जरूर आएगा, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाऊंगा ना बेटा तब आएगा। लेकिन बैलेंस शीट कैसे बन सकती है वो मैं बता देता हूं तुम्हें थोड़ी। एक साइड लायबिलिटी आती है, एक साइड एसेट्स आती हैं, ठीक है। पहला रूल, अगर आपके डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के और आपने गवर्नमेंट को कहा कि हो सकता है हमारा 10% पैसा डूब जाए, डूबा नहीं है, डूब सकता है, तो गवर्नमेंट कहती है प्रोविजन बना लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का प्रोविजन बना लो, और एसेट कितनी दिखा दो बेटा आप? 90,000। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से आपके डेटर कम होंगे, कम होंगे नहीं होंगे? कम होंगे। ये तो ऑप्शन दे नहीं रखा, इसका दूसरा ऑप्शन, अगर आप इधर माइनस करके नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, एसेट मत दिखाओ आप, एसेट पूरी 1 लाख रुपए रहने दो आप, पूरा 1 लाख रुपए एसेट साइड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो प्रोविजन बनाया वो लायबिलिटी साइड में लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। 1 लाख की एसेट, उसके अपोजिट में आ रहा है 10,000, तो नेट एसेट कितनी होगी? एक तरह से 90 होगी ना। कोई चीज अगर अपोजिट में लिख दी जाए तो बेटा वो माइनस ही मानी जाती है ना। तो ये अकाउंट्स का रूल है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप डेटर से माइनस नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना चाहते प्रेजेंटेशन में, तो आप लायबिलिटी में दिखा सकते हो, ठीक है। अब आपको कि सर लायबिलिटी में क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि बेटा ये एक्चुअल में अभी तक पैसे डूबे नहीं है, अभी आपको ओनली क्या है? डाउट है, इसलिए डेटर से यहां माइनस करके नहीं दिखाना चाहते, तो आप लायबिलिटी में दिखा सकते हो। दोनों ऑप्शन वैलिड है, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें? एसेट डिक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज? दे रखा ना लायबिलिटी इंक्रीज, तो ये वाला प्रोविजन इधर लिख रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन लायबिलिटी विल इंक्रीज। ओके, पेमेंट टू ए क्रेडिटर, बेटा क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, क्रेडिटर क्या है आपकी? एसेट या लायबिलिटी? बेटा क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेंगी या कम होंगी? लायबिलिटी कम होंगी और एसेट बढ़ जाएंगी। लायबिलिटी कम होंगी तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा तो एसेट, दोनों कम होंगे बेटा, लायबिलिटी भी कम होंगी और एसेट भी कम होंगी, क्योंकि अगर आप अपनी लायबिलिटी को पे करोगे तो आपके पैसे जाएंगे, कम होंगे, और पैसा बेटा एसेट है, एसेट भी कम होगी, लायबिलिटी भी कम होगी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी? नहीं, सी थोड़ी आएगा, डी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। 36। तुम आगे चल रहे हो बेटे, आगे देखो, क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है अगर आप अपने आप करोगे,
हमें क्वेश्चन करने से मतलब ही नहीं है, हमें तो समझने से मतलब है चीजें, ठीक है। हो सकता है तुम सही टिक कर दो क्वेश्चन, बट सही टिक करना या गलत टिक करना तो आज की क्लास का मुद्दा ही नहीं है। आज की क्लास में तो हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करो, ठीक है, क्वेश्चंस करने पे नहीं। 37 पढ़ो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन कैश, अगर कैश में क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो क्या होगा? एसेट और लायबिलिटी दोनों इफेक्ट होंगे डेफिनेटली। 38 में क्या होगा? फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग ए अकाउंटिंग इक्वेशन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। देखना बेटा क्या सीक्वेंस है। फर्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब पहले स्टेप देख लो, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी, यानी पहले कह रहा है आप ना इफेक्ट देख लो क्या पड़ता है। सो द इफेक्ट ऑन एप्रोप्रिएट साइड, फिर उसको एप्रोप्रिएट साइड में दिखाओ। इंश्योर दैट द टोटल ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देन एसर्टेन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन ए ट्रांजेक्शंस, तीनों वेरिएबल्स को एसर्टेन करो। तो ये तो इंश्योर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन ए ट्रांजेक्शंस, बताओ क्या करोगे पहले? थर्ड वाला जो पहला है नहीं है बेटा पॉइंट नंबर 2 है ना, जो वो सबसे लास्ट में नहीं करते आप। सो द इफेक्ट ऑन एप्रोप्रिएट साइड ऑफ एन इक्वेशन, सो द इफेक्ट आप डाल देते हो इफेक्ट बेटा, मान लो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस होना है, डाल देते हो, और डालने के बाद फिर क्या इंश्योर करते हो कि दोनों साइड आपस में बराबर है या नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 है ना जो, वो तो सबसे लास्ट में करते हो आप लोग, है ना। पॉइंट नंबर 1 में क्या है? फाइंड आउट द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। फिर आप पहले इफेक्ट देखते हो। इफेक्ट कब देखते हो? एसेट इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, तो पहले इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाएगा, या पहले ये देखा जाएगा कि एसेट पे कोई इफेक्ट आ भी रहा है या नहीं। पहले ये देखेंगे बेटा जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट एसेट पे है, लायबिलिटी पे है या फिर कैपिटल पे, पहले तो ये देखते हो ना। पहले बेटा अमाउंट लिखते हो या पहले इफेक्ट देखते हो कि कौन कौन सी जगह जाएगा? इफेक्ट देखते हो ना कि एसेट पे जाएगा, लायबिलिटी पे जाएगा, कैपिटल पे जाएगा या तीनों पे जाएगा। सबसे पहला काम ये है ना, अगर मैं कहता हूं बेटा आपको रेंट पेड, तो आप रेंट पेड के केस में क्या करते हो? कैश और कैपिटल। तो सबसे पहले तो आपने कैश और कैपिटल देखा ना, एसेट और कैपिटल देखी ना, तो पहला काम है आपका कि इन तीनों वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल इफेक्ट होंगे, कैश, कैपिटल, सॉरी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। उसके बाद आप यानी सबसे पहला जो तीसरा स्टेप है ना वो हम सबसे पहले करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है ना वो सबसे पहले करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फाइंड आउट द इफेक्ट, और सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 2। तो हमारे लिए 3 नंबर 1 नंबर पे है, 3 नंबर हम सबसे पहले करते हैं, 1 नंबर हम दूसरे नंबर पे करते हैं, और 2 नंबर हम सबसे लास्ट में करते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा बताओ? हाँ जी, फर्स्ट, थर्ड, 1 और 2। तो आंसर विल बी ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द कंपनी हैज कलेक्टेड मनी फ्रॉम इट्स डेटर बाय चेक। बताना बेटा डेटर से पैसा मिल गया चेक के थ्रू, तो क्या इफेक्ट होगा? डेटर से पैसा मिलेगा, डेटर से माइनस, डेटर से पैसा आ रहा है, डेटर कम हो जाएंगे, और चेक मिल रहा है बेटा, तो चेक मिलने का मतलब कैश में प्लस करोगे या बैंक में? चेक का पैसा तो बैंक में जाएगा, कैश तो मिलेगा नहीं, बैंक में प्लस। तो क्या आएगा बेटा? अब बैंक के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर लेंगे? डिक्रीज डेटर, डेटर कम हो जाएंगे। 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी? बताना लायबिलिटी कौन सी है बेटा? फैक्ट्री सबसे लास्ट से करते हैं पहले। फैक्ट्री ओन्ड बाय द बिजनेस, फैक्ट्री बिजनेस के नाम पे है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है या एसेट है? छोड़ दो। कैश इन हैंड, बिजनेस के पास पैसा है, एसेट है। मनी ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के पास पैसा है, बिजनेस की क्या है? तो लास्ट की तीनों तो एसेट है। पहला
एन ओवरड्रॉन बैलेंस ऑन द फर्म्स बैंक अकाउंट, आपने अपने बैंक अकाउंट से यानी बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा निकाल दिया। बिजनेस के बैंक अकाउंट में बेटा 1 लाख रुपए था और बिजनेस ने 1.5 लाख रुपए निकाल दिया अपने बैंक से, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट 50,000 रुपए माइनस में चला गया, दैट इज ओवरड्राफ्ट, माइनस में चला गया ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये बताओ बिजनेस की एसेट है या लायबिलिटी है जो माइनस में चली गई? ये लायबिलिटी है बेटा। अगर बिजनेस ने ज्यादा पैसा ले लिया बैंक से तो पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा, बैंक को वापस करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है बेटा। नेक्स्ट 41 कैश इन्वेंट्री और डेटर्स। कैश इन्वेंट्री और डेटर्स कितने हैं बेटा? ये कैश इन्वेंट्री और डेटर बताओगे एक बार? कैश कितने का बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा जबरदस्त है। 41 क्या क्या है बेटा एक बार बताओगे? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है पक्का। लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितनी दे रखी है देखना एक बार क्वेश्चन में, सबसे लास्ट में फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट से पहले क्या दे रखा है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है? 18,000। कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों का टोटल 18 दे रखा है, इज इक्वल टू 18,000 18 के बराबर होगा। सारी एसेट 18 की होंगी। एसेट दो होती हैं बेटा, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स उनको कहते हैं जो मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लूं, जो एसेट को मैं 1 साल में बेच सकता हूं और पैसा ले सकता हूं, दैट इज करंट। और जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो कौन सी एसेट होती हैं? नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। तो बेटा ये जो तीनों एसेट दी है ना, कैश इन्वेंट्री डेटर, ये तो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं तीनों चीजें। कितना टोटल बैठ रहा है इनका तीनों का? 10। तो बेटा अगर टोटल एसेट 18 है, क्योंकि टोटल लायबिलिटी 18 है तो टोटल एसेट 18 होंगी, और एसेट हमेशा दो ही होती हैं, एक करंट और एक नॉन करंट, दो ही होती हैं बेटा। अब करंट अगर 10,000 रुपए की एसेट दे रखी है तीनों, तो नॉन करंट कितने की बच गई? 8,000। आंसर इज सी। इन्वेंट्री स्टॉक बेटा, स्टॉक होता है ना जो, उसको इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। बेटा बिजनेस की टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है, तो तुम्हें पता है। मैं आपको कह रहा हूं टोटल एसेट हमेशा दो हिस्सों में बांटी जाती है, एक करंट एक नॉन करंट। करंट एसेट मतलब जो मैं 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये जो तीनों एसेट दे रखी है 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब करंट एसेट दे रखी है। तो टोटल एसेट में से बेटा अगर करंट एसेट माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? नॉन करंट, क्योंकि एसेट दो ही होती है, करंट और नॉन करंट। टोटल में से करंट एसेट हटा दो तो नॉन करंट बचेंगे बेटे। क्लियर? आपको नोट डाउन करना है तो कर लो बेटा बेसिक से, लेकिन ये वाला हिस्सा ना जैसे करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट क्या होती है, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा मैं तुमको। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वहां एक एक चीज का मतलब आएगा। कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, ठीक है ना। वो भी हमारा चैप्टर अभी बाकी है, धीरे धीरे उन टर्म्स को करते जाएंगे हम। कौन से क्वेश्चन पे आगे? 42 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 42। For which of the following transactions capital account will be increased and decreased by the same account? बेटा कौन सी चीज के कारण कैपिटल अकाउंट डिक्रीज और इंक्रीज होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने अभी बताया था क्लास के शुरुआत में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो ही चीजें ऐसी हैं जिसके कारण कैपिटल एक बार प्लस होता है और एक बार सेम अमाउंट से। तो क्या दे रखा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? वो लिख दो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आइटम कैपिटल में एक बार क्या होती हैं? प्लस, और एक बार क्या होती हैं? माइनस। कैसे दिखाओगे आप लोग ये भी देख लो। अगर मान लो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कोई ट्रांजेक्शन आपके पास ऑलरेडी है और आपको एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप पता है क्या करना,
एसेट में सारी जगह 0 0 करना, लाइबिलिटी में सारी जगह 0 0 करना, और कैपिटल में 500 रुपए मान लो एक बार प्लस, 500 रुपए एक बार माइनस, यहीं पे बाकी जगह 0 0 और टोटल कर देना। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, कैपिटल में ही एक बार प्लस और कैपिटल में ही एक बार माइनस, बाकी जगह 0 0 कर देना। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वही नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसने यही पूछा था बेटा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा यानी प्लस, डिक्रीज होगा यानी माइनस, विद द सेम अमाउंट। दोनों सेम अमाउंट है, तो किस कारण होगा? दो ही चीजें हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो क्या मान लेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सर्विसेज फॉर विच प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पेड, सर्विसेज फॉर विच प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पेड are now availed by Sonu Enterprises. What will be its effect on the accounting equation? समझ पाओगे इस क्वेश्चन को? एक बार समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटा, टेढ़ा क्वेश्चन है, बट समझोगे तो समझ आ जाएगा। एक बार समझने की कोशिश करो बेटा 43 को। गलत है। ऐसे तो बेटा तुम इतने सारे बच्चे हो, कोई ये बोलेगा कोई बी, कोई ना कोई तो ठीक हो ही जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट के साथ विद रीजन कोई दे सकता हो, तो गलत सही का आंसर नहीं है, रीजन क्या है। इधर देखो, हम इसको समझते हैं ना, क्या दिक्कत है। इधर की साइड हमारी 11th क्लास है, उधर साइड आपकी 12th क्लास है। 11th क्लास अभी आप पढ़ रहे हो बेटा, सेशन है आपका 2024 से लेकर 2025, तो 12th कब आएगी? 2025 से लेकर 2026, वो 12th आएगी। आप अभी 11th क्लास में हो, ठीक है। 11th क्लास में यानी अभी इस साल आप अपने लिए सोचना, आप 12th क्लास की फीस अगर मुझे दे दो, आप मुझे 12th क्लास की फीस दे दो, तो बताओ ये आपका 11th क्लास का खर्चा मान लिया जाएगा क्योंकि आपने 11th क्लास में पे कर दिया, या आपका ये खर्चा तो 12th क्लास का ही रहेगा? खर्चा तो 12th क्लास का रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट कब लोगे आप? 12th क्लास में, बट पे तो कर दी बेटा आपने फीस। तो आपके लिए फीस, क्या मैं कह सकता हूं आपकी प्रीपेड फीस है? प्रीपेड फीस मान लूं आपकी? फीस नहीं है ये आपकी, ये आपकी कौन सी फीस है? प्रीपेड। और प्रीपेड फीस आपकी क्या होगी? एसेट। तो आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या शो करोगे? आपके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए नहीं। आप क्या शो करोगे? आप कहोगे सर हमारा कैश हो गया माइनस। भाई हमने 12th क्लास की फीस दे दी तो हमारा कैश क्या हो गया? माइनस। हमारे तो पैसे कम हो गए ना, लेकिन हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है प्रीपेड फी, और इस प्रीपेड फीस को कहेंगे बेटा एसेट। एसेट क्रिएट हो गई तुम्हारी एक, तुम्हारा लॉस थोड़ी है। 11th क्लास में अगर 11th क्लास की फीस दोगे तो तुम्हारा लॉस है, अगर बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे तो। बट बेटा 11th क्लास में अगर नेक्स्ट ईयर की फीस दोगे तो लॉस थोड़ी है, तो तुम्हारी एसेट क्रिएट हो गई। अगर तुम मेरे से 12th क्लास में नहीं पढ़ोगे तो मुझे ये फीस वापस करनी पड़ेगी तुम्हारी। क्लियर हो गए? एसेट क्रिएट हुई। इतना समझ आया नहीं आया? आ गया ना बेटा? अब आ जाओ तुम जंप मार के 12th क्लास में। अब आ जाओ 12th क्लास में बेटा। तुम 12th क्लास में आ गए और तुम 12th क्लास मेरे से पढ़नी स्टार्ट कर दी तुमने। सपोज करो हम नेक्स्ट ईयर आ गए और नेक्स्ट ईयर तुमने 12th क्लास भी मेरे से पढ़नी स्टार्ट कर दी। कैन आई से सर्विसेज अवेल्ड बाय यू? आपने वो सर्विसेज क्या कर ली? अवेल्ड कर ली, यूज करनी स्टार्ट कर दी। कैन आई से? है ना? तो बताना प्लीज। अब 12th क्लास में आ गए हो और 12th क्लास आपने पढ़नी स्टार्ट कर दी, क्या पैसे देने पड़ेंगे अब आपको? पैसे तो नहीं जाएंगे ना आपके? पक्का? आर यू श्योर? नहीं जाएंगे। क्या आपका खर्चा माना जाएगा ये 12th क्लास का? खर्चा नहीं माना जाएगा।
बेटा पढ़ोगे तो 11th में भी नहीं मान के आए खर्चा, 12th में भी नहीं है। 12th में पढ़ोगे तो एक्सपेंस तो है ना तुम्हारा, क्योंकि ये 12th क्लास में बेनिफिट ले रहे हो। तो बेटा कैपिटल से माइनस करोगे अगर आप एज ए बिजनेस देखो, क्योंकि बिजनेस में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के क्या होते हैं, लॉस, कैपिटल से क्या होते हैं, माइनस। तो कैपिटल से माइनस करोगे। बस मुझे इतना बता दो, 12th क्लास में आ गए, क्या कैश से माइनस करोगे? कैश से माइनस क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कैश तो आप कब दे आए, 11th क्लास में दे आए। अब 12th क्लास में आ गए हो, कैश कम नहीं होगा तुम्हारा अब 12th क्लास में, क्योंकि कैश तो आप 11th क्लास में पे करके आ चुके। अब आपकी एक चीज कम होगी जिसका नाम है प्रीपेड फी। आपकी एसेट में बेटा एक हेडिंग खड़ा होगा प्रीपेड फी, उसको माइनस करोगे, या वो 7 जन्मों तक प्रीपेड रहेगी? वो प्रीपेड क्यों थी बेटा पिछली साल? क्योंकि आपने सर्विसेज अवेल्ड। अब अगर सर्विसेज अवेल्ड कर दी तो क्या वो अभी भी प्रीपेड एसेट दिखाते रहोगे? उस एसेट को क्या करेंगे हम, कम, माइनस। तो बेटा एसेट कम होंगी और कैपिटल कम होंगी, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? सॉरी, कैपिटल कम क्यों होंगी? बेटा फीस पे करना 1 साल का खर्चा, फीस का बेनिफिट लेना 1 साल का खर्चा है 10 साल का? 1 साल का। 1 साल के बिजनेस के सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और बिजनेस के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से माइनस होते हैं बताओ? कैपिटल से। तो 1 साल से सारे खर्चे तो कैपिटल से माइनस होते हैं ना बेटा, तो कैपिटल से माइनस होगा। रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, सैलरी पेड, ये सारे खर्चे हैं ना बेटा 1 साल के, तो कहां से माइनस होते हैं? तो फी पे कम भी तो 1 साल का खर्चा होगा, कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, आप कहोगे सर 11th क्लास में क्यों नहीं पे किया हमने, और कैपिटल से क्यों नहीं माइनस हुआ? क्योंकि 11th क्लास में तुमने सर्विसेज अवेल्ड नहीं करी थी। जिस साल में सर्विसेज अवेल्ड करोगे लॉस उसी साल का माना जाएगा। क्लियर है या नहीं है बेटे? पक्का? तो ऑप्शन भी बता दो मेरे को, क्या आएगा? सी। सी क्या लिखा है? डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल। तुम अपने दिल से सोच के बताना, जो तुमने सी में बोला डिक्रीज इन एसेट, तो तुमने सोचा था कैश माइनस होगा। अगर मैं तुमसे अकाउंटिंग इक्वेशन करा लेता ना, तो तुम पता है क्या करते? कैपिटल से माइनस और कैश से माइनस करते, नहीं करते? इसलिए मैंने तुम्हें गलत बोला था, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकता कि प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होंगे। अब जब तुमने कंपैरिजन किया कि 11th में क्या हुआ था और 12th में क्या होना चाहिए, तो अब समझ में आया तुम्हें टॉपिक कि कैश माइनस नहीं होगा। कैश तो हम पिछले साल दे आए, इस बार तो प्रीपेड माइनस होगा। क्लियर है बेटे? पक्का? एक बार मेरे कहने से इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को, और फिर देखो कि सही समझ में आया या नहीं आया। और बेशक से ना आप इसको बना भी लो अपने रजिस्टर में, सबके पास रजिस्टर है, आप ऐसे बना लो बेटा। ये टॉपिक ऐसा है तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा आंसर नहीं कर सकता, इसका समझ ही नहीं आएगा उनको क्या हो गया। पूरी 11th क्लास चली जाएगी, उनको ये नहीं समझ में आएगा ये क्या हो गया। शायद तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आएगा नहीं, और गलती से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाए। तो क्लास में अगर टक्कर लेनी हो किसी बच्चे के साथ तो इस क्वेश्चन पे ले लेना। नोट डाउन कर लो बेटे, ये आपकी बुक। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, बताओगे मेरे को एक बार? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेंडिंग एक्सपेंसेस। पेंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमने बेनिफिट तो ले लिया, बट उसकी पेमेंट तुमने 11th क्लास में से पढ़ ली पूरी साल, बट फीस की पेमेंट नहीं करी। तो बताओ अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो तुम्हारा लॉस है या नहीं 1 साल का? बेनिफिट लेना मतलब बिजनेस का एक्सपेंस 1 साल का, लॉस कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा बेटा। अगर बेनिफिट ले लिया बिजनेस ने तो बिजनेस का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, वो कैपिटल से माइनस होगा। क्या बेटा कैश से माइनस होगा? कैश से माइनस क्यों होगा? कौन सा खर्चा है, पेड या आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग मतलब जिसकी पेमेंट अभी तक, अगर पेमेंट ही नहीं करी तो कैश से माइनस नहीं होगा। तो ये लायबिलिटी में आएगा बेटा, लायबिलिटी साइड में आएगा बेटा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। तो बताओ आंसर कौन सा होगा 44 में? हाँ जी, ए। नो चेंज, नो चेंज लिखा है बेटा एसेट्स के लिए, ब्रैकेट में दे रखा है ना, इन द फॉर्म ऑफ एसेट लायबिलिटी कैपिटल। एसेट में नो चेंज, लायबिलिटी विल डिक्रीज और कैपिटल विल, सॉरी, लायबिलिटी विल इंक्रीज और कैपिटल विल डिक्रीज। तो आंसर इज ए। ए में लिखा है पहला नो चेंज, नो चेंज बेटा एसेट के लिए लिखा है, उसके बाद लिखा है इंक्रीज लायबिलिटी के लिए लिखा है, और डिक्रीज किसके लिए लिखा है? कैपिटल के लिए। यही होता है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन है। सबसे पहले एसेट होती है नो चेंज, उसके बाद लायबिलिटी आती है, इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और कैपिटल सबसे लास्ट में होता है इसलिए वो डिक्रीज होगी क्योंकि ये बिजनेस का एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिजनेस के रेवेन्यू सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल्स। क्लियर? कौन से क्वेश्चन पे आगे? 45 पढ़ो। एज द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीज। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है और एसेट को भी इंक्रीज कर रहा है, तो आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे एसेट भी बढ़ जाए कैपिटल भी बढ़ जाए? बेटा कोई भी इनकम रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड होगी तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज होंगी। रेंट रिसीव्ड होगा तो दोनों इंक्रीज होंगी, कैश और कैपिटल। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज होंगी। तो कमीशन रिसीव्ड दोनों चीज इंक्रीज होंगी बेटा सेम अमाउंट से। तो आंसर इज ए। 46 पढ़ो। एसेट 60 है, लायबिलिटी 25 है। व्हाट इज द कैपिटल इन द बिजनेस? बेटा एसेट में से लायबिलिटी हटा दो ना बिजनेस का बाहर का पैसा, तो बाकी मालिक का पैसा है। बिजनेस की 60,000 की एसेट है, बाहर के लोगों को 25 देना है। 60 माइनस 25, 35,000 बिजनेस की क्या है? कैपिटल। आंसर इज बी। विच इक्वेशन इज करेक्ट? कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? इक्वेशन होती है बेटा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। है डी। बेटा इक्वेशन क्या होती है? देखो इक्वेशन ना ऊपर नीचे कैसे हो सकती है दिखाता हूं। बिजनेस की एसेट्स होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ये तो बेसिक इक्वेशन है बेटा, ठीक है। उधर लायबिलिटी है ना, अगर मैं लायबिलिटी को इधर ले आऊं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उधर लायबिलिटी प्लस में है, इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये भी तो लिख सकता हूं मैं, लायबिलिटी इधर है तो उधर लेके जा सकता हूं, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगी? तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है बेटा, 4th नंबर ऑप्शन। तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले करेक्ट इक्वेशन क्या है, तो हमेशा ये मत ढूंढा करो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इक्वेशन क्या भी हो सकती है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? कैपिटल। ये भी इक्वेशन है बेटा। नेक्स्ट 48, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट डैश एंड डैश ऑफ ए फर्म आर इक्वल इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इक्वल होते हैं दोनों साइड? बताओ क्या इक्वल होते हैं बेटे? डैश एंड डैश ऑफ ए फर्म आर इक्वल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिजनेस की एसेट बिजनेस की टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है नहीं होती है, तो हम कहेंगे बिजनेस की एसेट्स बिजनेस की टोटल लायबिलिटी के बराबर है। इसने लायबिलिटी लिख दिया तो आप लायबिलिटी को बेटा टोटल लायबिलिटी मानोगे इसमें, क्योंकि और ऑप्शन मैं ले नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। 49 पढ़ो। लायबिलिटी और कैपिटल दे रखी है बेटा, लायबिलिटी भी दे रखी है कैपिटल भी दे रखी है, दोनों को प्लस कर दो एसेट होगी। बेटा लायबिलिटी 5,000 है, कैपिटल 1,000 है, 5 + 1 तो एसेट कितनी होगी? 6,000। आंसर इज डी, डॉग। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एसेट और कैपिटल विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बेटा कौन सा एग्जांपल लूं जिससे कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाए? डेप्रिसिएशन बेटा कैश कम नहीं करता,
डेप्रिसिएशन से कैश कम नहीं होता। नहीं, कैपिटल। अच्छा, एसेट लिखिए ना। अच्छा हाँ, एसेट में तो फिर आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर पे है तो फर्नीचर तो कम होता है ना, फर्नीचर तो कम होता है ना, फर्नीचर क्या है, एसेट। तो एसेट और कैपिटल डेप्रिसिएशन से कम होती हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। लेकिन बेटा अगर यहां पे ना लिखा होता कैश एंड कैपिटल, क्या लिखा होता, कैश एंड, तो क्या डेप्रिसिएशन आता फिर, नहीं। डेप्रिसिएशन से कैपिटल तो कम होती है बट कैश कम, तो डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं होता। फिर इसमें अलग एग्जांपल दिया होता, मैं एग्जांपल देता हूं, रेंट पेड, सैलरी पेड, एक्सपेंसेस दिए होते पेड, रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब कैश और कैपिटल दोनों से माइनस, सैलरी पेड कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। 51 पे आओ, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू, बेटा अगर एक लायबिलिटी कम हो रही हो तो क्या हो सकता है, एक लायबिलिटी कम हो रही हो बेटा, अगर एक लायबिलिटी कम हो रही हो ना तो अनदर लायबिलिटी बढ़ सकती है। एक लायबिलिटी कम हो रही हो तो दूसरी लायबिलिटी बढ़ सकती है। कौन सा एग्जांपल लूं, वो क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट, तो अदर लायबिलिटी कौन सी बढ़ गई, तो वो कैपिटल बढ़ जाएगी ना। नहीं लायबिलिटी कैपिटल नहीं, यहां पे बेटा कैपिटल अलग है। मैं इससे बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। आपने मार्केट से उधार में माल खरीदा, मार्केट से उधार में माल खरीदा, तो वो जो मार्केट वाला बंदा है वो आपका क्या है, डेटर या क्रेडिटर, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लायबिलिटी में आते हैं, होगी लायबिलिटी। आपने उस क्रेडिटर को राइट एक बिल साइन करके दे दिया कि लो जी मैं बिल साइन करके दे रहा हूं, तो उसका फर्क क्या हुआ, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बिल पेबल। अगर आप बिल साइन करके दोगे तो कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बिल पेबल। जो मैंने बीआर का एग्जांपल दिलाया था ना, अगर आप साइन करके दोगे तो आपका बिल पेबल कहलाएगा। एक लायबिलिटी कम हो गई, एक बढ़ गई, तो ये पॉसिबल है। और अगर आपकी एक लायबिलिटी कम हो रही है तो एसेट तो कम हो ही सकती है बेटा, क्रेडिटर की पेमेंट कर दो। क्रेडिटर की पेमेंट करने से क्या होगा, लायबिलिटी भी कम और कैश भी कम। तो आंसर क्या आएगा, डी। आइदर डिक्रीज इन एसेट, क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं आइदर डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम क्या होगी, लिख लो, एसेट कम होने का एग्जांपल लिख लो एरो लगा के। डी ऑप्शन में दो ऑप्शन है ना बेटा, डिक्रीज इन एसेट, उसका एग्जांपल लिख लो, क्रेडिटर्स पेड इन कैश, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऐसे लिख लो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने कैश पे कर दिया, लायबिलिटी भी कम, एसेट भी कम, हो गया ऑप्शन इसका। अगला क्या लिखा है, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटी, एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका एग्जांपल लिखो, बिल पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इश्यूड, बिल्स पेबल इश्यूड टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल इश्यूड टू क्रेडिटर्स। जो मार्केट में आपके क्रेडिटर्स हैं बेटा, क्रेडिटर का मतलब जिन लोगों से आपने उधार में माल खरीद रखा है, वो आपकी लायबिलिटी में खड़े होंगे, राइट। उन लोगों को अगर आप बिल साइन करके दे दोगे तो आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे, लेकिन एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बिल पेबल के नाम से। क्लियर हुआ? कितने क्वेश्चंस हो गए बेटे? 51। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेस्ट होगा, टेस्ट में जितना मैंने करवाया है उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।